वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ टॉपिक शब्द और पद। जैसा कि बच्चे को डिमांड थी कि मैम बहुत इजी करके समझाइएगा ताकि एकदम से समझ में आ जाए, तो बेटे मैं बहुत इजी आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। इतना इजी मेथड कि आप एकदम से समझ जाएंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, पद की परिभाषा क्या होती है और शब्द और पद को हम कैसे पहचानें। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द और पद की परिभाषा। देखिए आप शुरू से बेटे पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि लिखते हैं एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। बहुत इजी तरीके में इसको अगर हम कहें, तीन तरह से कह सकते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जैसे कुछ भी का ले लिया, व ले लिया, शा ले लिया, ये सब वर्ण है, लेटर्स। इसको अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या भी कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। इसको भी फिलहाल मैं मिटा देती हूँ। इसको क्या कहा जाता है बेटे? इसको कहा जाता है अक्षर। चलिए अब देखिए दूसरे शब्दों, इसे हमने क्लियर कर लिया, वर्णों का मेल। आई नो के वर्णों को मेल करके, मेल का मतलब है सीधे सीक्वेंस में लिख देना। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया ल, क और मा। अब ये भी तो वर्ण ही है, तीनों मैंने लाइन से लिख दिए, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लकम का कोई अर्थ नहीं। अगर लकम को हम सीक्वेंस में लिखें, सीरियल में लिखें, समूह मतलब क्रम में लिखें अगर वर्णों को, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब देखिए शब्द सार्थक वर्ण समूह, वर्ण समूह क्या है? वर्ण का समूह तो कुछ भी हो सकता है, ये भी वर्ण का समूह है, लेकिन ये सार्थक नहीं है। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, इसका कोई अर्थ नहीं। चलो इसे घुमा कर लिख देते हैं। का को हम यहाँ ले आते हैं, ला को इसके बाद ले आते हैं और माँ को इसके बाद ले आते हैं। अब मैंने ऐसे क्रम लिख दिया तो कलम, कलम, हाँ हम जानते हैं कलम का मतलब क्या होता है। कलम का मतलब होता है पेन। ये तो बिल्कुल सही है। तो जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, अगर हम किन्हीं वर्णों को क्रम से लिखते हैं, क्रम से लिखने के बाद अगर उसका सही अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है मतलब, तो वो शब्द है। नहीं तो वो शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। भले ही हमने अक्षरों को, वर्णों को क्रम से लिख दिया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है बेटे। और अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं। इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी तरह से हम देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, जब आप एक से अधिक वर्णों को, वर्ण क्या बताए मैंने? लेटर्स, अक्षर। मैं लिख देती हूँ अक्षर। अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं। मान लीजिए मैंने शब्द बनाया था, जैसे ये शब्द ही तो बनाया था, लेकिन शब्द नहीं है, ये मैंने क्रम से लिख दिया था। तो वो जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। ये वाला देखिए, ये शब्द कब कहलाएगा? जब इसका कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है, तभी हम उसकी परिभाषा इजी शब्दों में दे सकते हैं। जरूरी नहीं बेटे कि आप रटो, आप लिख सकते हो कि जब हम एक से अधिक अक्षरों को, वर्ण की जगह अक्षर लिख दो, अक्षरों को क्रम से लिखे और उसका कोई अर्थ निकले, तो वो शब्द कहलाता है। रटने की जरूरत नहीं कि वर्ण नहीं लिखा जा रहा, समूह नहीं लिखा जा रहा, मत लिखिए। आप सीधा लिखिए कि जब हम एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर क्रम से ऐसे लिखें कि उसका कोई अर्थ निकले, तो वह शब्द कहलाता है। बात खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। शब्द की बात आती है, अब एक एग्जाम्पल से यहाँ देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है? का, ल और मा, मैंने तीन लेटर्स को जोड़ दिया, अक्षरों को जोड़ दिया, बन गया कलम। क्या इसका अर्थ है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर है का, मा, ला, कमल, मैंने ये लिख दिया क्रम से। क्या इसका अर्थ है? चलिए बताइएगा। फिर है ला, मा, का, लमक, इसका अर्थ है? ला, का, मा, लकम, इसका अर्थ है? प्लीज मुझे बताइएगा इन चारों में से। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कौन कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से ऐसे जिन्हें हम शब्द कह सकते हैं, ऐसे कौन से क्रम वाले वर्ण हैं। जल्दी बताइए। ठीक है, मैं इसको क्लियर नहीं करूंगी, आप बताइए मुझे। चलिए चलते हैं पद की परिभाषा की तरफ। अब देखिए मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ पहले। सीता गाती है, यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस है, सीता गाती है। ठीक है, अब सीता जो है गाती है, यानी कि सीता जो शब्द है उसे मैंने स्त्रीलिंग बता दिया। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में बन गया। फिर
गाना इसका कर्म हो गया, ये क्रिया भी बन गई। अब जो सीता है ये लिंग में भी बंध गया, ये क्रिया में भी बंध गया, सीता अकेली नहीं है। अगर मैं अब अंडरलाइन करके आपसे पूछूं, मान लो मैंने लिखा सीता गाती है, अब मैंने इसे रेखांकित कर दिया और पूछा वाक्य में, ये पूरा वाक्य हो गया सेंटेंस, सीता क्या है। तो आप, अब मैं पूछना क्या चाह रही हूं, मैं पूछना चाह रही हूं ये शब्द है या पद है। तो आप कहेंगे ये पद है। ये पद क्यों है, ये शब्द नहीं है। इस टाइम शब्द कब होता, जब अलग से लिखा जाता। मान लो मैंने कहा सीता, मीना, बाजार, इन शब्दों में से रेखांकित सीता क्या है, तब आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये किसी ना तो क्रिया से बंधा है ना लिंग से बंधा है, ठीक है, ये किसी चीज से बंधा नहीं है, कोई जेंडर इसको नहीं रोक पा रहा है, ये स्वतंत्र है, अपने आप में आजाद है। सीता कुछ भी कर सकती है, सीता गा भी सकती है, सीता खा भी सकती है, ठीक है, सीता रो भी सकती है, सीता सो भी सकती है, कुछ भी कर सकती है सीता। तो यहाँ सीता जो शब्द है वो स्वतंत्र है। अब यही सीता को उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया सीता गाती है, तो ये तो बंध गई ना, अब गा ही सकती है बस, ये सीता जो है गा रही है, अब ये इसके अलावा कुछ नहीं कर रही, तो सीता यहाँ बंध गई। ये वाला शब्द जो है सीता यहाँ बंध गया, किससे? लिंग से बंध गया, क्रिया से बंध गया, कर्म से बंध गया। तो व्याकरण के नियम ही तो होते हैं, लिंग वचन कारक क्या होते हैं, व्याकरण के नियम होते हैं। तो ये नियमों में बंध गया, बहुत इजी डेफिनेशन। तब ये सीता मतलब कि यह शब्द शब्द न रहकर क्या बन गया, पद बन गया, क्योंकि यह वाक्य में प्रयोग होकर व्याकरण के नियमों में बंध गया, इसलिए यह पद बन गया। बहुत इजी है इसकी, देखिए डेफिनेशन मैंने बताई, यहां देख लेते हैं दोबारा। जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर, मैंने अभी बताया यहां स्वतंत्र है, यहां कुछ भी कर सकते हैं, व्याकरण के नियम में बंध जाता है। व्याकरण के नियम क्या होते हैं? व्याकरण के नियम होते हैं कारक हो गया, वचन हो गया, लिंग हो गया, है ना, ये नियम है, बंध गए, तब वह शब्द पद बन जाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, देखिए बेटे, शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। अगर वाक्य में पूछा जाएगा, वाक्य में प्रयोग करके किसी भी शब्द पर अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ ये क्या है। मान लीजिए मैंने यहां लिखा राधा नाचती है, ठीक है, ये मैंने पूरा वाक्य बना दिया और इस सेंटेंस, इसको राधा को मैंने कर दिया अंडरलाइन रेखांकित, और मैं अब आपसे पूछ रही हूं कि राधा क्या है, शब्द है या पद है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि ये क्या है। इससे इजी डेफिनेशन और नहीं हो सकती बेटे समझने के। अब राधा यहाँ नाच रही है, ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि राधा जो ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है राधा, ये शब्द है या पद है, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब क्वेश्चन आपके क्या आ जाते हैं मैं आपको बताती हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वही बात होगी ना, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है। इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय दी गई। राम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा क्या है, संज्ञा, और खा रहा है क्या हो गई, वो उसकी क्रिया हो गई। तो राम खा रहा है, ठीक है ना, मतलब राम जो है अब खा ही रहा है, राम बाजार नहीं जा रहा, राम आम तोड़ कर नहीं लाया, कुछ नहीं, बस अब वो सीधा आम खा रहा है, तो बंध गया ना, राम जो है वो यहाँ बंध गया। तो राम क्या है वाक्य में, ये पद है, शब्द नहीं। और अगर अलग अलग मैं लिखकर आपसे पूछती राम आम पेड़ बाजार, ये मैंने लिख दिए सारे लाइन से। अब मैं पूछूंगी इसमें राम क्या है, तो आप देखोगे कि कॉमा लगा है, अलग अलग शब्द लिखे हैं, तो आप सीधे स्वभाव कह दीजिए कि राम जो है वो शब्द है। वहीं अगर मैंने ये पूछ लिया राम आम खा रहा है और राम को मैंने रेखांकित कर दिया, अब पूछा राम क्या है, तो आप कहेंगे राम शब्द न रहकर ये पद है, क्योंकि ये व्याकरण के नियम में बंध गया, ये क्रिया हो गई इसकी, समझ आई, ये कर्म आम खा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। इससे इजी मेथड कोई नहीं हो सकता बेटे, बहुत ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही कुछ आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं कई सारे शब्दों को एक साथ लिखकर फिर अंडरलाइन करके पूछेंगे, जैसे बहुत सारे लिख दिए,
कि राम क्या है, या पेड़ भी कह सकते हैं पेड़ क्या है, तो आप यही कहेंगे कि ये जो है शब्द है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। पेड़ कुछ कहीं भी कुछ भी इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने पेड़ का वाक्य में प्रयोग कर दिया, मान लो मैंने कहा पेड़ घना है, ठीक है। अब मैंने पेड़ को अंडरलाइन करके पूछा आप बताओ पेड़ क्या है, तो अब आप कहोगे पेड़ जो है वो पद है। यहाँ पेड़ शब्द था, स्वतंत्र था, यहाँ तो नियम में गिर गया ना, व्याकरण के नियमों में चला गया, गिर गया, बंध गया, कुछ नहीं कर सकता अब। वो तो घना है, हम बता रहे हैं पेड़ को घना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेड़ जो है पद बन गया। बेटे इससे इजी कोई डेफिनेशन नहीं है, और आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना। और कई बार ऐसे शब्द का ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, मान लीजिए उल जलूल शब्द अक्षर जो है मिला के लिख दिए, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल देकर भी आपसे पूछा है, ठीक है। जैसे होता है वारिस शब्द होता है, तो मैंने सा री और वाह, सरिव, सरिव क्या है, सरिवा, सरिवा क्या है, और फिर मैंने यहां लिख दिया वारिस, ठीक है। वारिस का मतलब होता है जो आपके जमीन जायदाद का वारिस, इकलौता वारिस होता है ना, नाम, नाम लेने वाला, नाम निगरानी करने वाला। तो वारिस का तो अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। तो अब अगर ये पूछेंगे, इतने सारों ऐसे शब्द दे देंगे जो ठीक भी होंगे जो गलत भी होंगे, पूछेंगे ये बताइए इतने सारों में शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द है, शब्द कौन सा होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो तुरंत देखिए कि ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो ये तो शब्द है ही नहीं। वारिस का अर्थ है हाँ ये शब्द है, कुछ और दे देंगे, ला जा ला, लजल, फिर दे देंगे जा ला जा, जलज, जलज का मतलब क्या होता है आपको पता है अच्छी तरह से, है ना। तो देखिए जलज का अर्थ निकल रहा है फिर लोग, या ये लजल का कोई अर्थ नहीं, ये भी शब्द नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे वारिस और जलज ये दोनों क्या है, अर्थ वाले हैं, तो ये दोनों शब्द। बस ऐसे ही आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटे, ठीक है। जलज माने कमल, आपको पता है, तो ये पूछा जाए, जो जल में जन्म लेता है वो जलज कहते हैं। जल में जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। तो इसका भी अर्थ पता है, वारिस कौन होता है, आपका देख रेख करने वाला, इकलौता, कहता ना ये मेरे जायदाद का वारिस है, इकलौता नाम लेने वाला, बाद में मरने के बाद जब पूरी जायदाद किसी के नाम की जाती है या कोई उसका नाम लेवा होता है तो उसे वारिस कहते हैं। इन दोनों का अर्थ हमें पता है, ये शब्द है, इन दोनों का नहीं पता, ये शब्द नहीं, जिसका अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं, इतना समझ लीजिए। तो ठीक है बेटे, आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ आई होगी बहुत इजी तरीके से मैंने सोचा है कि मैं आपको समझाऊं। और अगर नहीं आई है, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, देखिए मैंने पहले क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा है, दोबारा बता देती हूँ। इनमें से 1 2 3 4, इनमें से बताइए मुझे कौन सा 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो शब्द है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि, बाय बाय।